जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और यह वीडियो बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए है। उनके लिए यहाँ पर सारे के सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और एक नंबर वाले जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार पैटर्न में ज़्यादा एक नंबर वाले प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसके लिए हमने सारे चैप्टर्स के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन एक साथ ले आए हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला बिलियन से शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपके पास ठोस अवस्था है, लेकिन बिलियन से हम शुरू कर रहे हैं। बिलियन के बाद के लगभग सारे चैप्टर के एक नंबर वाले प्रश्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न बिलियन पार्ट के। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, इनमें से किसने गैसों में द्रव में विलेयता का नियम दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 100, हेनरी का नियम है। गैसों में द्रव में जो विलेयता का नियम था वो हेनरी ने दिया है। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, पीतल है। पीतल क्या है? पीतल किस तरह का विलयन है? इनमें से ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है या कोलाइडी विलयन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस विलयन है। पीतल एक ठोस विलयन है। इनमें से अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। इनमें से अणुसंख्या गुणधर्म क्या नहीं है वो बताना है। तो क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन अणुसंख्या गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन होता है। प्रासरण दाब ये पढ़े होंगे आप लोगों ने। और वाष्प दाब जो है अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है। सही उत्तर हो गया वाष्प दाब। अगला प्रश्न देखिए, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है। सबसे पहला है, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में एक नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का पालन करता है? आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चल सकते हैं, ताकि आपको वो आंसर याद रहे। परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। गलत भी लिख दोगे तो भी आपको सही आंसर याद रहेगा कि मैंने इस कमेंट में गलत लिखा था। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? राउल्ट के नियम। जो विलयन राउल्ट के नियम का सभी परिस्थितियों में पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो राउल्ट का नियम हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं वो विलयन कहलाते हैं। तो जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी, तो समपरासरी विलयन उन्हें हम कहते हैं जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं। अगला प्रश्न, अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है ये बताना है। तो वो किसके कणों की संख्या पर निर्भर करेगा? ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है किसके? विलेय के कणों की संख्या पर। यानी यहां पर क्या आएगा विकल्प में? ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भरना है, विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो हमने पढ़ा होगा कि संतृप्त विलयन जो होते हैं उन पर क्या होता है? निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। और अगला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली के केवल के अणु पार हो सकते हैं। किसके अणु पार हो सकते हैं इसमें? विलायक के या विलेय के? तो सही उत्तर क्या होगा? विलायक के अणु ही आर पार हो सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये हमारे रिक्त स्थान वाले हो गए। ये प्रश्न देखिए, ये मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, जोड़ी मिलानी है इनकी। तो देख सकते हैं, पहला जैसे गैस का द्रव में विलयन, तो गैस का द्रव में विलयन क्या होगा? सोडा वाटर क्या है? गैस का द्रव में विलयन है। ऐसे ही ठोस का गैस में विलयन बताना है, तो ठोस में गैस का विलयन क्या है? धुआं जो है वो ठोस में गैस के विलयन का उदाहरण है। अणुसंख्या गुणधर्म इनमें से क्या है? तो अणुसंख्या गुणधर्म इनमें से क्या हो जाएगा? अणुसंख्या गुणधर्म इनमें है विलेय के कणों की संख्या। एक क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म है। राउल्ट के नियम का पालन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। हो जाएगा। अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा, तो वो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक शब्द या एक आंसर वाले प्रश्न हैं जिनके आंसर हमने एक शब्द में देने होते हैं। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। अगर उसमें विलेय की मात्रा कम हो तो विलयन क्या कहलाता है? तब उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। तनु विलयन, जिसमें क्या होगा? अगर विलेय की मात्रा कम है तो तनु विलयन होगा, और अगर विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सांद्र विलयन होगा। दूसरा है, प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? तो वो क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, तो जो कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म। तो ये ध्यान रखना है, गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो अणुसंख्या गुणधर्म हो गया। अगला देखिए, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है। तो ये क्या अनुपात क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोल प्रभाज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज। तो ये ध्यान रखना है कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो हम अनुपात निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, ऐसा विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है वो क्या है, वो है हमारा विलायक। विलायक, तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा विलायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर विद्युत रसायन के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या है। तो कैथोड पर क्या जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, ये ध्यान रखना है, कैथोड पर हमेशा जो है अपकरण होता है यानी अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है या अपकरण होता है। दूसरा देखिए, वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है, वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है, इनमें से क्या चालकता को प्रभावित नहीं करेगा, तनुता, तापकर्म या विद्युत अपघट्य की प्रकृति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तनुता भी प्रभावित करेगा, तापकर्म भी प्रभावित करेगा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी क्या करेगा, चालकता को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है। फैराडे का मान कितना होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो संचायक सेल में क्या प्रयुक्त होता है, संचायक सेल में प्रयुक्त होता है लेड। सही उत्तर हो जाएगा लेड। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर से देख लीजिए इस चैप्टर के। तनुता बढ़ाने पर चालकता, कौन सी चालकता घटती है, एक तरह से तो तनुता जब बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घटती है, तो क्या आएगा, विशिष्ट शब्द आ जाएगा वहां पर। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। दूसरा देखिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक वैद्युत अपघट्य है। एक वैद्युत अपघट्य, कैसा वैद्युत अपघट्य है, एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। अगला देखिए, अगला है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलयन का प्रतिरोध घटता है, ये ध्यान रखना है। विलयन का प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना गया है, तो क्या माना गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है ये क्या माना गया है, ये माना गया है 0। इसकी वैल्यू कितनी, 0.00 आप लिख सकते हैं, तो 0 माना गया है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये सरल सा प्रश्न है। वो क्या कहलाता है, वो क्या है, वो सेल है, विद्युत सेल, उसको क्या कहते हैं, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला देखिए, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। विद्युत अपघट्य कैसे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे जो जलीय विलयन में अधिक आयनित हो जाते हैं। अब देखिए, फिर से यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न है। तो पहला जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य, इनमें से दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा, NH4OH हो जाएगा। और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, जो ज्यादा आयनित होगा, अज्यादा आयनित क्या होगा, इनमें से HCl होगा। और संचारण की क्या होता है, संचारण का मतलब होता है जंग लगना, इसका E हो जाएगा। धात्विक चालक क्या है, तो धात्विक चालक क्या है, एल्यूमिनियम इसमें धात्विक चालक हो गया। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान जो है 0 वोल्ट होता है। तो इस तरह से आपको ये मैच करवाना है। अब देखिए आगे, देखिए एक शब्द वाले प्रश्न देखने हैं, एक शब्द और वाक्य में जिनके उत्तर होंगे। दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो जब हम दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करेंगे तो उससे प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, वो सेल कहलाता है। सिंपल है, सेल कहलाता है। जब दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करके हम जोड़ते हैं तो वो सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं। वे नियम क्या कहलाएंगे, वो नियम हमारे कहलाते हैं, वे फैराडे के नियम कहलाते हैं, फैराडे के नियम। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम। वैद्युत अपघटनी क्रिया किन नियमों का पालन करती है, फैराडे के नियमों का पालन करती है। तीसरा प्रश्न देखिए, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो आसान सा है, क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, रिडॉक्स।
ये ध्यान रखना है। तीसरे का उत्तर हो गया रेडॉक्स। चौथा हो गया पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं वह कहलाते हैं। तो जो आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये अभी हमने बताया था, विद्युत अपघट्य। तो चौथे का उत्तर क्या हो गया? विद्युत अपघट्य हो गया। पांचवा है नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, तो वो कौन सा नियम है? तो कोलरॉस का नियम पढ़ा था, कोलरॉस का नियम जो है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अल्प विलेय लवण की विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलरॉस का नियम ये याद रखना है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव वाले देख लेते हैं। पहला है किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ। तो अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी या अभिक्रिया की प्रगति होगी वैसे वैसे वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर प्रभाव पड़ता है कि वेग घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो वो कौन सा कारक है जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक से एक प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। परीक्षा में आ सकता है, कोई भी प्रश्न इनमें से आएगा, जरूर आएगा। इन्हीं में से आने हैं प्रश्न, बाहर से कहाँ से आएंगे, सिलेबस यही है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है किस पर? अभिकारकों के सांद्रण पर। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो प्रथम कोटि की यानी विशिष्ट वेग स्थिरांक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा किस पर? ताप पर। ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होगा, ये स्थिरांक की इकाई है। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बा, ये किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो कौन सा कारक बढ़ने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है? क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लेना है, फिर उसका उत्तर देना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताप पर। हमने अभी भी डिस्कस किया था। वेग स्थिरांक किस कारक, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण है। तो किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। इसका मुख्य कारण क्या बता रहा है? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण होगा कि टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाएगी, यानी अभिकारक अणुओं के बीच में जो टक्करों की प्रभावी संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों यानी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो कौन सी अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? तो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए वेग, ये वेग का फॉर्मूला है कि ए की पावर एम और आर की पावर बी की पावर एन है, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो ए की पावर अगर एक्स है और बी की पावर अगर वाई है तो एक्स प्लस वाई करते थे ना, एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाता था? कोटि हो जाती थी। तो यानी कोटि हम कैसे निकालेंगे? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एम प्लस एन हो जाएगा, यानी एम प्लस एन इसकी कोटि होगी। रेडियोधर्मी 6 क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है, यानी अगर रेडियोधर्मी 6 हो रहा है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 जो हो रहा है उसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो रेडियोधर्मी 6 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ये सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये प्रथम कोटि, हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ का अगर 6 हो रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है, इनमें से किस पर निर्भर करती है? किसके? अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता या दोनों की सांद्रता पर या दोनों की सांद्रता पर नहीं। तो सही उत्तर हमारा है इसका क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता पर ही नहीं निर्भर करती है। किसकी? प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया ए से बी बना, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, में पाया गया कि अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है जब ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इनमें से अभिक्रिया की कोटि होगी आपकी आधी होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? आधी होगी। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का
क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कि तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाती है क्योंकि टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? तो उत्प्रेरक के प्रयोग से किसमें परिवर्तन होगा? तो सही उत्तर हमारा है सक्रियण ऊर्जा, यानी जल्दी सक्रिय हो जाएगी अभिक्रिया, हमारी जल्दी शुरू हो जाएगी, जल्दी संपन्न भी हो जाएगी। फिर जब एक अभिक्रिया पदों के क्रम में होती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। अगर अलग अलग स्टेप में अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सही उत्तर है इसका जो सबसे मंदतम पद होगा, यानी जिस स्टेप में अभिक्रिया जो है सबसे धीमी चली है उस स्टेप के द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर फिर से क्या है, मिलान करने वाला प्रश्न है। तो मिलान करने वाला प्रश्न आपने देखना है, एक तरफ से आपको अभिक्रियाएं दी गई हैं, एक तरफ उनके वेग स्थिरांक दिए गए हैं। तो वेग स्थिरांक पहचानने हैं कि कौन सा किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो पहले का है शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का होता है मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये ध्यान रखना है। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है मोल की पावर 2 होती है, यानी मोल इनवर्स 2 हो गया, और लीटर की पावर भी 2 हो गई, और सेकंड इनवर्स हो गया। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए इनके वेग स्थिरांक, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई ना कोई एक जो है पूछा जाने वाला है आपकी परीक्षा में। अब देखिए अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है? किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? तो किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? तो हमेशा जीरो कोटि की अभिक्रिया जो है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में इसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बोल सकते हैं या अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो वो ऊर्जा क्या हो गई जिससे संपन्न होगी अभिक्रिया, वो क्या? सक्रियण ऊर्जा, ये ध्यान रखना है। तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखना है। चौथा प्रश्न, तो ये सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का। अर्ध आयुकाल को हम कैसे लिखते थे? T1/2 है ना, जो इज इक्वल टू होता है 0.693/K। तो ये ध्यान रखना है किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र। तो अर्ध आयुकाल निकालने को आए तो इसी सूत्र से आपको निकालनी भी होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होती है? तो वो समानुपाती होती है किसके? अभिकारक। तो ये ध्यान रखना है, अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक सांद्रता, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए ये बोल रहा है दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है। तो जो दर निर्धारक पद हैं उनमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है अणुसंख्यता उसको कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अणुसंख्यता। आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर हमारे पास है डी और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहला प्रश्न इसका संक्रमण तत्व क्या होते हैं? रंगीन यौगिक बनाता है, सही बात है। परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, ये भी सही बात है। मिश्र धातु भी बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो 29 जो है ये तत्व, चलो आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है 29 जो है किसका एटॉमिक नंबर है, उस तत्व का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। तो 29 तत्व जो है किस ब्लॉक का तत्व होगा ये बताना है। तो 29 जो तत्व है ये ब्लॉक का है आपका, किस ब्लॉक का है? ये ब्लॉक का होता है आपके डी ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी में जाता है। और नाम आपको लिखना है इसका कमेंट बॉक्स में, सभी लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव। तो 3D संक्रमण श्रेणी में जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। तो परिरक्षण प्रभाव का क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा 3D संक्रमण श्रेणी में परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है।
किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? इनमें से कौन से संक्रमण तत्व की उच्चतम तो मैंगनीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +7 तक यह ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं कौन? इनमें से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों होते हैं ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसमें 100, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, पार यूरेनियम या परा यूरेनियम तत्व वे तत्व होते हैं जो कि कौन से तत्व होते हैं जो क्या होते हैं यूरेनियम से ज़्यादा भारी होते हैं, उनको पार यूरेनियम या परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमियम परमाणु में बतानी है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्रोमियम परमाणु में 6 होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अंतराकाशी यौगिक बनाता है? कौन सा तत्व जो है इनमें अंतराकाशी यौगिक बनाएगा? तो इनमें अंतराकाशी यौगिक जो है, देखो सारे के सारे सॉलिड हैं, ठोस हैं, तो सारे के सारे जो है अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता का क्या होता है? तो लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता जो है घटती है। हैं अब रिक्त स्थान देख लीजिए, पहला है एफ ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं? तो डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एफ ब्लॉक क्या हो गए? अंतः संक्रमण तत्व हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, अंतः संक्रमण तत्व। अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, कौन सा चुंबकीय गुण? तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनु यहाँ पर आएगा कि अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्या होता है? त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता जाता है, यानी कम होता जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो याद होगा आप लोगों को। जिंक केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो जिंक जो हमेशा है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? +2। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? उत्प्रेरक। तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक जो हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये 5वें का उत्तर हो गया, ये चौथे का उत्तर हो गया और ये तीसरे का हो गया। अगला देखिए, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो हमेशा क्या होता है? n-2 है ना, और f में जाता है इलेक्ट्रॉन f1 से 14 तक, और दूसरा क्या होगा? n-1 इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकते हैं। जी में कितने? या तो 0 या फिर 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन डी में जा सकते हैं। और ns2 ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? एफ ब्लॉक तत्वों का। अगला है पोटेशियम परमैग्नेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये आपको ध्यान होगा KMnO4 जो है ये पोटेशियम परमैग्नेट का रासायनिक सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है, अब इनका मिलान करना है आपने यहाँ पर। तो मिलान करना है, देखिए इनमें से बताना है कि इनमें एक्टिनाइड, रंगहीन और सिक्का धातु 3 इनको मिलाना है सामने वाले ग्रुप में जो बने हुए हैं। तो सबसे पहले एक्टिनाइड क्या होते हैं? एक्टिनाइड क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं। रंगहीन तत्व इनमें से कौन सा है? तो रंगहीन जो तत्व इनमें से होगा वो क्या होगा? जिंक +2, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही रंगीन यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं इसलिए रंगहीन हो जाएगा। और कॉपर और सिल्वर क्या हो गई? आपकी सिक्का धातुएं हो गई। अगला प्रश्न एक शब्द वाले हैं, जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिंक का क्या होता है? डी कक्षक पूर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं करता? क्योंकि डी कक्षक पूर्ण है, यहाँ पर फुलफिल डी ऑर्बिटल होते हैं। Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों? तो कौन सा आयन रंगहीन होगा? Cu2+ जो है रंगहीन होगा। और क्यों रंगहीन होगा? क्योंकि उसका क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। एफ ब्लॉक तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो एफ ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आप लोगों को पता ही है। लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो लैंथेनम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 जो है वो अधिक स्थायी होती है।
Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो Fe2+ यानी आयरन का बताना 26 एटॉमिक नंबर होता है, 2+ का मतलब 24 हो जाएगा, तो 4 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 4। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है, तो AgNO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास अब चैप्टर है उपसय संयोजी यौगिक। तो सबसे पहला प्रश्न इसका है NiCO का होल 4 में की ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पूछेगा? Na की पूछेगा, गलत छपा है यहाँ पर। तो Na की यानी निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें बतानी है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी उदासीन लिगेंड जुड़ा हो तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मोहर लवण है, इनमें से मोहर लवण क्या है? तो मोहर लवण इनमें से क्या होता है ये बताना है। मोहर लवण क्या है? एक द्विक लवण होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की समन्वय संख्या यानी उपसय संयोजन संख्या बतानी है यहाँ पर। तो Cu की उपसय संयोजन संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, NiCO का होल 4 में MC बंध यानी मेटल और जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड है वो उसमें क्या होता है? MC बंध में क्या है यहाँ पर? तो MC बंध में क्या है यहाँ पर? सिग्मा और पाई दोनों बंध हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो सिग्मा बंध भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, CONH3 का होल 6 3+ आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये कैलकुलेट करना होता है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 36 हो जाएगा। EAN आप इसका कैलकुलेट करोगे तो 36 होगा। संकुल यौगिक में लिगेंड, संकुल यौगिक में लिगेंड क्या करते हैं? तो संकुल यौगिक में लिगेंड क्या करता है? हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो कीलेट कौन सा बनाता है? इनमें से ऑक्सलेट जो लिगेंड है वो कीलेट बनाता है। प्रश्न देखिए, सामान्यतः परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। कौन? सामान्यतः परमाणुओं का समूह लिगेंड के रूप में कार्य कर सकता है। कब कर सकता है? या तो वो उदासीन हो या फिर ऋणावेशित हो। तो हमेशा लिगेंड वही होगा, लिगेंड के रूप में वही कार्य करेगा जो या तो उदासीन हो या फिर क्या हो, या फिर ऋणायन हो। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उपसय संयोजी यौगिकों में किसी धातु की उपसय संयोजी संख्या है। तो उपसय संयोजी संख्या क्या होती है उसकी? यानी द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक उपसय संयोजी यौगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो आपका उपसय संयोजी यौगिक नहीं होता। बाकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, टेट्रामीन, कॉपर, सेकंड क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है? उपसय संयोजी यौगिक हैं। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से कार्बन जुड़ा रहता है कार्ब धातुक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वे यौगिक जिनमें धातु जुड़ी रहती है कार्बनिक समूह के कार्बन से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला, तो हरे पौधों में क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्लोरोफिल। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है। तो B12 का संकुल यौगिक हमेशा कोबाल्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 का संकुल यौगिक क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला देखिए, EDTA लिगेंड है। EDTA लिगेंड कैसा लिगेंड है? तो EDTA हमने पढ़ा है क्या? बहुदंतुर लिगेंड होता है, बहुदंतुर लिगेंड होता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अभी बताया कि लिगेंड हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य बंध बनता है। कौन सा बंध बनेगा? उपसय संयोजी बंध बनेगा। सरल सा है। तो कौन सा बंध बनता है? उपसय संयोजी बंध बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, परस्फुटन रोधी कार्ब धातुक यौगिक है। कौन सा कार्ब धातुक यौगिक जो है परस्फुटन रोधी है? तो ये होता है टेट्रा एथिलीन लेड। टेट्रा एथिलीन लेड, तो ऐसे लिखेंगे टेट्रा एथिलीन लेड। ये क्या होता है? प्रस्फुटन रोधी कार्ब धातुक यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, उपसय संयोजकता का सिद्धांत ने दिया, किसने दिया था? तो उपसय संयोजकता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्नर ने दिया था। फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच परमाणु होता है। कौन सा परमाणु होता है? तो आयरन परमाणु होता है। इसका सही उत्तर है क्या होता है? आयरन परमाणु होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। इसका भी
अब हेलो एरिन और हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला है निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देगा। तो नीला अवक्षेप देगा Ki के साथ जो है नीला अवक्षेप देगा AgNO3। अगला प्रश्न, SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है। तो SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या निर्माण होता है। तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। तो ये CH3I के साथ जब आप रजत चूर्ण को गर्म करते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियोन के नाम से। तो CCl2F2 जो है फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। इसको CFC भी आप बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसी का नाम है। अगला प्रश्न है, C और X बंध होता है। C और X बंध कैसा होता है। तो C और X बंध जो होता है वो आपका ध्रुवीय होता है, क्योंकि हैलोजन ऋणात्मक होगा, ज्यादा ऋणात्मक होगा। यहाँ पर ओजोन परत के लिए घातक है। ओजोन परत के लिए क्या घातक है। तो वही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 जो है ओजोन परत के लिए घातक होता है। देखिए, एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा कार्बन क्या होगा। एरिल हैलाइड का मतलब इसमें बेंजीन के ऊपर अगर Cl है तो ये Cl किस संकरण से जुड़ा होगा। तो किस संकरण से जुड़ा होगा, इधर एक डबल बॉन्ड रहता है तो यानी क्या होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको गिनने होते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। sp2 संकरित होता है बॉ। एथिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो एथिल आयोडाइड को जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3I। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रैसिंग विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो ये क्लोरोबेंजीन के निर्माण में जो है रैसिंग विधि प्रयोग होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रिक्त स्थान देख लेते हैं इसके। तो इसके रिक्त स्थान सबसे पहले है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया हमने पढ़ी। तो सैंडमायर अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन होता है। सैंडमायर अभिक्रिया से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन इसका उत्पाद हो गया। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र बताना है। तो वो क्या होता है, COCl2 बनता है अगर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाए। अगला देखिए, अगला हमारे पास है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र। तो एल्किल हैलाइड का हम सामान्य सूत्र हम कैसे लिखते हैं, RX लिखते हैं। तो ये तो याद ही होना चाहिए। अगला देखिए, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होती है। उस गैस को हम क्या कहते हैं। तो वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखना है, आइसोसाइनाइड। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्लोरीटोन उच्च कोटि की क्या है, यहाँ पर भरना आपको। ये एक क्या है, क्लोरीटोन जो होती है एक निद्राकारी औषधि होती है। कैसी औषधि होती है, निद्राकारी। यानी अगर आप इसको लेंगे तो खूब नींद आएगी, है ना। एग्जाम के समय बिल्कुल नहीं लेना अभी तो खूब नींद आती है इससे। क्लोरोटीन जो है उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, परिस्यूतक फ्रियोन का सूत्र। तो फ्रियोन का सूत्र अभी हम डिस्कस कर रहे थे, CCl2 और F2। तो ये फ्रियोन का सूत्र हो गया, आपको ध्यान रखना है, CCl2 और F2। SN1 अभिक्रिया पद में होती है। तो SN1 अभिक्रिया जो है 2 पदों में होती है, ये ध्यान रखना है। और अगला चैप्टर अब हमारे पास है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसके सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला, लूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक अगर आपको ध्यान हो तो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण करते थे, अल्कोहल का परीक्षण ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। फिनॉल का स्वभाव होता है। तो फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है, फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखिए, अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण है। अल्कोहल क्या होते हैं, जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग, विलियमसन ईथर संश्लेषण ध्यान होगा आपको, तो ईथर बनाने में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, ईथर के समावयवी होते हैं, तो ईथर के समावयवी कौन होते हैं इनमें से? तो अल्कोहल जो होते हैं वो ईथर के समावयवी होते हैं। अगला देखिए, फार्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो फार्मेल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो वो प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन थैलिक अम्ल की क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है? थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक कौन बनाता है? तो फिनॉल जो है थैलिक अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है। अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? विषैला होता है मेथिल अल्कोहल, इसलिए इसको पेय पदार्थों में एथिल अल्कोहल पीते हैं, मेथिल अल्कोहल को नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विषैला होता है। एथिल अल्कोहल को ब्रंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो जब एथिल अल्कोहल को ब्रंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब इसके रिक्त स्थान देख ले। सबसे पहला, किसकी उपस्थिति के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से पानी में घुलनशील भी होता है और क्वथनांक उच्च भी होता है। प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? इससे एल्किन बनता है, एल्किन, ये ध्यान रखना है। ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? निर्जल ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है। अगला देखिए, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर इससे बन जाता है बेंजीन, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित्र होकर क्या बनता है? तो ये बनता है बैकेलाइन, ये ध्यान रखना है आपको, बैकेलाइन बनता है। 9 आगे लास्ट आ जाएगा। लकड़ी के भंजक आसवन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, यानी कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? तो ये होता है मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ईथर का द्विध्रुव गुण अल्कोहल से कम होता है। ईथर का द्विध्रुव गुण क्या होगा? अल्कोहल से कम होता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? यानी द्वितीयक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण हम करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होगा, कीटोन। 9 का उत्तर हो गया कीटोन। 10वां आ गया, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ईथर का उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अब एक शब्द एक वाक्य में, अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? पिरीडीन मिलाया जाता है, ताकि उसको पीने से अयोग्य बनाया जाए। अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है, तो निर्जलीकरण पर एल्कीन बन जाता है। दूसरा, ईथर का समावयवी होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ईथर का समावयवी क्या होगा? अल्कोहल होता है। उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताना है, तो वो क्या है? एथिल अल्कोहल है, यानी C2H5OH है। ये क्या करता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अगला प्रश्न देखिए, अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण की अवस्था लिखिए। तो अल्कोहल में तो sp3 होता है और फिनॉल में क्या होता है? sp2 होता है। फिनॉल में sp2 हो गया, तो sp3 और sp2 हो गया। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, तो क्या बनता है? इससे प्राथमिक अल्कोहल बनता है, या आप बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल इसका उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को अगर एंजाइम द्वारा अपघटित किया जा रहा है धीमी गति से, तो उस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो कार्बोलिक अम्ल जो है फिनॉल को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कौन सा जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो इनमें से फार्मेल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, एसिटल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। दूसरा देखिए, रोजेनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। रोजेनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद जो है एल्डिहाइड बनाने की विधियों में हमने पढ़ा होगा। रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, तो रजत दर्पण परीक्षण कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। सही उत्तर ये हो जाएगा। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो यौगिक प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके गुलाबी रंग नहीं देता है? जो सिफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग नहीं देता है वो है हमारा
एसीटोन। निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है? तो यहाँ पर देखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगेगा आपको कि हर किसी में OH समूह है, लेकिन इस किसमें एल्डिहाइड में OH समूह नहीं होता है। क्या होता है? CHO समूह होता है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सब में OH समूह है। अगला प्रश्न देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा एसीटोन। एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनाता है, तो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो एसिड बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, यौगिक CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 CH3 है, ये क्या है? एक तरह से तो ये दोनों आपस में इनका संबंध बताना है, तो ये दोनों क्या होते हैं? मध्यावयवी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होती है? तो कैनिजारो अभिक्रिया किसमें होती है? तो कैनिजारो अभिक्रिया होती है C6H5CHO में, यानी क्या? बेंजल्डिहाइड में। एसिटामाइड के जल अपघटन करने से प्राप्त होता है। एसिटामाइड का अगर आप जल अपघटन करेंगे तो आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को कहते हैं, यानी कोई क्षार लेना है और एस्टर, उसका अगर जल अपघटन करते हैं हम तो उसको हम कहते हैं साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए साबुनीकरण क्या है, तो आप सिंपल से एक लाइन में लिख सकते हैं, क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को ही साबुनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डाईएथिल ईथर का आचरण है एक, किसके जैसे उसका आचरण होता है? तो इसका आचरण होता है लुईस अम्ल के समान। डाईएथिल ईथर जो व्यवहार करता है वो लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे रिक्त स्थान देख लेते हैं जल्दी से। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं? तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर जो है एल्डिहाइड बनाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया करने पर, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जब क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कीटोन अपचयित होकर अल्कोहल बनाते हैं, यानी कौन सा अल्कोहल बनाते हैं? तो ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। समावयवी एल्डिहाइड से कीटोन के क्वथनांक उच्च होते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कौन सा समूह होता है? तो कार्बोनिल समूह होता है, ये ध्यान रखना है। दोनों में क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। अगला देखते हैं, कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर देता है। अगर कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन करते हैं तो कीटोन क्या देता है? एल्केन देता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या क्या होती है? जिनमें कार्बन की संख्या समान होती है, कार्बन की संख्या समान होती है। टॉलेन अभिकर्मक है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है? ये AgNO3 होता है। कैसा AgNO3? अमोनिकल AgNO3, तो ये ध्यान रखना है, टॉलेन अभिकर्मक। अगला है, लाल चींटियों से प्राप्त होता है। लाल चींटियों से क्या प्राप्त होता है? तो चींटियों के डंक से कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, ये ध्यान रखना है, फार्मिक अम्ल हो गया इसका उत्तर। वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं, उनमें उपस्थित होता है। जिनमें क्या उपस्थित होता है? मतलब कौन से एल्डिहाइड और कीटोन जो है एल्डोल संघनन देते हैं, जिनमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो क्या देते हैं? एल्डोल संघनन देते हैं। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है। अभी हमने देखा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो अभी हमने देखा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है टॉलेन अभिकर्मक, अभी उसके ऊपर हमने देखा था ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टॉलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था है, तो एल्डिहाइड में sp2 संकरित होता है, ये ध्यान रखना है। एसिड क्लोराइड के संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए। तो क्या एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया, तो यही तो है रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी वो अभिक्रिया? रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया इसका नाम हो जाएगा। अगला देखिए, एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है? किस प्रकार के एल्डिहाइड जिनमें क्या होता है? अभी डिस्कस किया था हमने, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें होता है उनमें होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया बस अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ये ध्यान रखना है आपको। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया क्या कहलाती है? तो यही तो है अपनी कैनिजारो अभिक्रिया है। जब फॉर्मेल्डिहाइड का सांद्र NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है वो क्या कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है। कौन देता है? फेलिंग विलयन के साथ एल्डिहाइड क्या देता है? लाल भूरे अवक्षेप देता है, तो एल्डिहाइड, सातवें का उत्तर हो गया एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नाइट्रोजन युक्त यौगिक, या आपके पास एमीन नाम से ये चैप्टर है, एमीन। तो एमीन के प्रश्न देख लेते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, इनमें से कौन सा जो है
आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो प्राथमिक एमीन जो है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देती है, तो मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर CH3COOH यानी एथिल एसिटिक अम्ल देता है। अगला प्रश्न देखिए, या उसको आप मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं उसका नाम। अगला देखिए, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है। तो एथिल एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके जो है नाइट्रोजन बना देता है। एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण करने की विधि आपको यहाँ पर पूछी गई है, तो इसको वाष्प आसवन से शुद्धिकरण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है। तो HNO2 की अभिक्रिया अगर द्वितीयक एमीन से कराई जाए तो नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हॉफमान ब्रोमामाइड में, तो हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया पड़ी थी एमीन बनाने के लिए, क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में। अगला देखिए, एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है। एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मिथिलेमीन प्राप्त होता है। दुर्बलतम क्षारक है, इनमें से दुर्बलतम क्षारक ये आ जाते हैं, ये तो क्रम में लगाने को आएंगे या पहचानने को आएगा कि इनमें से दुर्बलतम क्षारक कौन सा है। तो अमोनिया इनमें से दुर्बलतम क्षारक है। अगला देखिए, अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है। ऐसा अकार्बनिक यौगिक जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो कार्बनिक यौगिक देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक दे रहा है। तो इसका सही उत्तर है अमोनियम सल्फेट जो है गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है। तो रंजक परीक्षण इनमें से देता है एथिल एमीन। ऑप्शन नंबर ड वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 10 MCQ हमने डिस्कस किए किसके, एमीन के। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जैव अणु के भी देख लेते हैं। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। आरएनए में नहीं पाया जाता है, इनमें से आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों की कोशिकाओं का क्या, सेलुलोज से बनता है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है। तो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन एक तरह से अभिगमन का कार्य कौन करता है। तो इनमें से हीमोग्लोबिन करता है। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं। तो सभी जीवित कोशिकाओं के क्या होते हैं, ATP होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है, यहाँ पर क्या होता है, थाइमीन होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है इनमें से, तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन भी है। अगला प्रश्न देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी। अगला देखिए, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित को उत्प्रेरित करता है। ऐसा एंजाइम कौन है जो ग्लूकोज को एथेनॉल यानी ग्लूकोज से जब एथेनॉल बनाया जाता है यानी एथिल अल्कोहल बनाया जाता है तो कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री बोर्ड की परीक्षा में, शायद आपके पूछा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जाइमेस एंजाइम हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये मानव शरीर की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन है जो क्या करता है, O2 को पूरी बॉडी में अभिगमन करवाता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, रिकेट्स रोग जो है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये आपको पता ही होगा। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं। तो ये ATP अभी हमने डिस्कस किया था कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पायरिया जो है विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों वाला पायरिया रोग। अगला देखिए, रिक्त स्थान देखते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त कैसी श्रृंखला है। ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ये ध्यान रखना है, मोनोसैकेराइड है। अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध क्या कहलाता है। तो ये बंध कौन सा बंध होता है, ये पेप्टाइड बंध होता है। अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की अगर परस्परिक क्रिया हो जाए तो यानी NH2 अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक COOH समूह की अगर पारस्परिक क्रिया होती है तो कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। विकृतीकृत प्रोटीन की संरचना का प्रभावित नहीं करता। प्रोटीन की मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यानी जो प्राथमिक एक तरह से प्राथमिक संरचना को वो प्रभावित नहीं करता है। किसको, प्राथमिक, यानी प्राथमिक यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक। प्रोटीन बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, अमीनो एसिड इसका आंसर हो जाएगा। DNA में नहीं पाया जाता है, मतलब क्या DNA में नहीं पाया जाता है। तो हमने जो RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है, DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, क्या हो जाएगा, यूरेसिल इसका उत्तर हो जाएगा।
विटामिन ए की कमी से सभी को पता है क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, फिब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। ये क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में एक तरह से मदद करता है, विटामिन के का प्रयोग करते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से सभी को पता है घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। अगला देखिए, हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, रक्त की मात्रा को रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है, यानी शर्करा की मात्रा को। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में 38 अणु उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, इसको मैच करवा लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले का क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, अब भी हमने डिस्कस किया था। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज हमारा क्या होता है, लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है या दूध ही होता है लैक्टोज। वैलिन क्या है, वैलिन जो है इनमें से क्या होता है, वैलिन एक एमिनो अम्ल है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अभी हमने डिस्कस किया, एक मोनोसैकेराइड होता है, सॉरी गलत लगा दिया मैंने। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड हो गया। और राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है, तो ये आरएनए में पाई जाती है, राइबोस शुगर, तो ये ध्यान रखना है। और डीएनए में कौन सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इस तरह से मैच करवाने को आ सकते हैं। तो ये हमने लगभग जो है सारे चैप्टर के 1 नंबर वाले या मैचिंग वाले या फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आशा करते हैं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लोग जो है अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि सभी को इससे मदद मिल सके। क्योंकि आपके जो भी विकल्प आएंगे, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या फिर जो रिक्त स्थान भरने को आएंगे, वो आपको इन्हीं में से आएंगे। सभी चैप्टर के लगभग हमने कवर किए। 1-2 चैप्टर जो नहीं किए हैं वो सभी परीक्षार्थियों को मैं कहना चाहूँगा वो आप स्वयं कर लें। जैसे एक पहला चैप्टर ठोस अवस्था वाला हमने डिस्कस नहीं किया, अधिकतर बच्चों ने ठीक से पढ़ ही रखा होगा, और एक आध चैप्टर और बीच में छूट गए हैं, तो उनको आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।